एफसीआई के अफसरों, कारोबारियों, आढ़तियों और किसान नेताओं की मिलीभगत से घटिया अनाज खरीद मामले में जब सीबीआई ने ताबड़तोड़ छापेमारी की तो संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं का पारा आसमान पर चढ़ गया। छापेमारी के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा की पंजाब इकाई ने कहा कि वो 13 मार्च को पंजाब के सभी जिलों में केंद्र सरकार के पुतले जलाएगी। इसके अलावा किसानों की मांगों के पूरी होने में हो रही देरी के रहते भारतीय किसान यूनियन ने 20 मार्च को दिल्ली में संसद भवन के पास धरना देने का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा अपने नेताओं पर सीबीआई की रेड की वजह से खासा गुस्से में नजर आ रही है। सीबीआई ने 21 फरवरी को अपनी राज्यव्यापी छापेमारी में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष अजमेर सिंह लखवाल के विभिन्न परिसरों की तलाशी ली थी। जिन संपत्तियों पर छापेमारी की गई उसमें एक पेट्रोल पंप, उनके बेटे हरिंदर सिंह लखवाल का मोहाली स्थित घर और पटियाला में रहने वाले भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष सतनाम सिंह से जुड़ी संपत्तियां शामिल हैं। हरिंदर सिंह लखवाल बीकेयू की लखवाल इकाई के महासचिव हैं, जबकि उनके पिता 2012 से 17 तक अकाली भाजपा सरकार के दौरान मंडी बोर्ड के अध्यक्ष थे। सूत्रों का कहना है कि छापेमारी भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच का एक हिस्सा थी, जिन्होंने चावल मिल मालिकों, अधिकारियों और अन्य व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए घटिया गुणवत्ता वाले अनाज की खरीद की थी। इस संबंध में सीबीआई ने जनवरी में एक प्राथमिकी दर्ज की थी। अधिकारियों ने दोनों नेताओं के कुछ दस्तावेज जब्त किए। सीबीआई की इस कार्रवाई को लेकर हरविंदर सिंह लखवाल का कहना है कि केंद्र सरकार इस कार्रवाई के माध्यम से हमें डराने की कोशिश कर रही है, जबकि वे हमारे वादों को पूरा नहीं कर रहे हैं। हमने 20 मार्च को संसद की ओर मार्च करने की योजना बनाई है। बीकेयू की दकौद इकाई के महासचिव जगमोहन सिंह पटियाला ने कहा कि एसकेएम के बैनर तले पंजाब के सभी 32 किसान संघों द्वारा पुतला दहन किया जाएगा। सूत्रों का कहना है सीबीआई को मिली कई शिकायतों के बाद जांच एजेंसीज ने एफसीआई में भ्रष्टाचार के गठजोड़ के खिलाफ यह अभियान शुरू किया है। सीबीआई की टीम ने खन्ना अनाज मंडी में आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान आप नेता हरबंस सिंह रोशा के ऑफिस में दबिश दी। इसके अलावा भारतीय किसान यूनियन लखवाल के अध्यक्ष और मंडी बोर्ड पंजाब के पूर्व चेयरमैन अजमेर सिंह लखवाल और उनके पुत्र हरिंदर सिंह लखवाल के घर पर और कारोबारी स्थानों पर छापेमारी की गई थी। सीबीआई की दबिश के बाद किसान नेता हरिंदर सिंह लखवाल और किसान नेता लखबीर सिंह राजेवाल ने प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि केंद्र सरकार पिछले दिनों हुई किसान आंदोलन और अब बंदी सिंहों की रिहाई के लिए मोहाली मोर्चे में भारतीय किसान यूनियन के समर्थन से घबरा गई है, इसलिए उनके घर और कारोबारी स्थानों पर सीबीआई की छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने अपने पिता पर गंभीर आरोप लगाकर सनसनी फैला दी। स्वाति मालीवाल ने कहा कि बचपन में उनके पिता उनके साथ मारपीट करते थे और वह उनसे काफी डरी और सहमी रहती थी। इतना ही नहीं, स्वाति मालीवाल ने अपने पिता पर यौन शोषण के भी गंभीर आरोप लगाए। स्वाति मालीवाल का ये बयान देखते ही देखते सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। स्वाति मालीवाल के ताजा बयान के साथ उनका पुराना ट्वीट भी वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं फौजी की बेटी हूं, फौज में पली बढ़ी हूं, देश के लिए काम करना और देश के लिए जान देना सीखा है, मुझे दुनिया की ताकत डरा नहीं सकती। अब इस ट्वीट को शेयर कर एक यूजर ने लिखा, तो फिर ये कौन से पिता थे जिन पर आप 2016 तक गर्व कर रही थीं? मुझे ये विश्वास है कि कोई भी बेटी पिता के बारे में झूठ नहीं बोलती। फिर वो झूठ कौन सा है, आज वाला या 2016 वाला? जवाब देना होगा, क्योंकि आपने दुनिया के सबसे पवित्र रिश्ते को कटघरे में खड़ा किया है। एक अन्य यूजर ने लिखा कि कल तक जिस बाप की बेटी होने पर इस स्वाति को गर्व था, आज उसी बाप की इज्जत को अपनी ख्याति के खातिर सरेआम बाजार में नीलाम कर दिया। भाजपा नेता हरीश खुराना ने ट्वीट किया और कहा कि ये आपके लोगों के डीएनए में झूठ बोलकर सहानुभूति लेने की कोशिश करना ही है। मैं समझ नहीं पा रहा कि स्वाति के आज के बयान को सच मानूं या 2016 के उन्हीं के ट्वीट को। एक यूजर ने लिखा, पहले खुशबू सुंदर और अब स्वाति मालीवाल। थोड़े ही दिनों में एक लाइन सी लग जाएगी, पिताओं को इतना बदनाम कर दिया जाएगा इन फेमिनिस्टों के द्वारा कि एक पिता वास्तव में अपनी बेटी को स्पर्श करने से भी डरेगा कि कहीं बड़ी होकर बेटी कोई आरोप ही न लगा दे। स्वाति मालीवाल ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि मेरे पिता मेरा सिर पकड़कर दीवार में मार देते थे, मेरे सिर से खून बहने लगता था। मेरा ये मानना है कि जब कोई बहुत अधिक अत्याचार सहता है तभी वह दूसरे के दर्द को समझता है और वह एक ऐसी आग जगाता है जो पूरे सिस्टम को हिला सकता है। मालीवाल ने कहा कि वह स्कूल की 4th कक्षा तक अपने पिता के साथ रहीं और तब ऐसा कई बार हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अनिल परब के करीबी सदानंद कदम को गिरफ्तार करने के बाद ईडी ने एनसीपी नेता हसन मुशर्रफ पर अपना शिकंजा कस दिया है।
ईडी हसन मुशर्रफ के कोल्हापुर में कागल स्थित निवास पर दूसरी बार छापा मारने पहुंची। इससे पहले 11 जनवरी को ईडी ने उनके कोल्हापुर और पुणे आवास पर एक साथ छापा मारा और कई दस्तावेज इकट्ठे किए थे। इनकम टैक्स भी उन पर अलग से कार्रवाई कर चुका है। मुशर्रफ महाराष्ट्र विधानसभा के सत्र में भाग लेने के लिए आजकल मुंबई में हैं। ईडी की टीम 10 वाहनों में सुबह 7 बजे मुशर्रफ के घर पहुंची। ईडी ने पूरे परिवार से 8 घंटे तक पूछताछ की। इस बीच उनके घर के बाहर जमा कार्यकर्ता बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। पुलिस और मुशर्रफ समर्थकों में धक्का मुक्की भी हुई। दूसरी तरफ ईडी ने पूर्व मंत्री अनिल परब पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में परब पर कार्रवाई भी हो सकती है। ईडी की कार्रवाई से बचने के लिए मुशर्रफ ने हाईकोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने इस मामले में 24 मार्च तक किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि बीजेपी नेता किरीट सोमैया को कोर्ट के आदेशों और एफआईआर की कॉपी कैसे मिल जाती है। हाईकोर्ट ने पुणे सत्र न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता और पूर्व परिवहन मंत्री अनिल परब के करीबी माने जाने वाले सदानंद कदम को ईडी ने रत्नागिरी जिले के दापोली में स्थित एक रिसोर्ट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। कदम ने अदालत में दावा किया कि ईडी किसी और पर निशाना साधने के लिए सिर्फ उनके कंधे पर बंदूक रख रही है। ईडी ने अनिल परब समेत अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के 10 करोड़ रुपए से ज्यादा के मामले में रत्नागिरी के दापोली में स्थित साइब रिसोर्ट को इस साल जनवरी में जब्त किया था। मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला रिसोर्ट निर्माण के दौरान सीआरजेड के प्रावधानों के उल्लंघन से जुड़ा हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला अनिल परब, साइब रिसोर्ट, सी कोट रिसोर्ट और कई अन्य के खिलाफ केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण संरक्षण कानून के उल्लंघन के संबंध में दर्ज कराई गई शिकायत से जुड़ा है। ईडी ने पहले दावा किया था कि पीएमएलए के तहत हुए इस अपराध से 10 करोड़ 20 लाख रुपए की कमाई हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। लालू यादव ने बड़ी होशियारी से अपने परिवार के लिए काला खजाना जुटाया था, लेकिन ईडी की नजर से वह छुप नहीं रहा। नतीजा ये है कि महज 4 लाख में खरीदा गया करीब 150 करोड़ का 4 मंजिला बंगला अब जब्ती की कगार पर है। इतना ही नहीं, लालू परिवार के ठिकानों पर छापेमारी लगातार जारी है और ईडी को करीब 600 करोड़ रुपए की अन्य संपत्तियों का भी पता चला है। लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी ने लगभग 150 करोड़ रुपए से अधिक के तेजस्वी के बंगले का भी पता लगाया, जिसे सिर्फ 4 लाख रुपए में खरीदा गया बताया जा रहा है। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित 4 मंजिला बंगले को सिर्फ 4 लाख रुपए में खरीदे जाने की बात प्रवर्तन निदेशालय को पच नहीं रही। जब इस बंगले पर रेड डाली गई तब बिहार के उप मुख्यमंत्री और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव यहां मौजूद थे। रेड के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने लालू यादव की बेटी और तेजस्वी यादव की बहन रागिनी यादव के घर पर रेड की और इस दौरान करोड़ रुपए की कीमत के आभूषण और नकदी बरामद की। रागिनी यादव के यहाँ से 54 लाख रुपए की नकदी और करोड़ों रुपए के 1.5 किलोग्राम आभूषण बरामद किए गए। तेजस्वी का न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित बंगला उनकी बहन रागिनी यादव का आवास उन 24 थानों में शामिल है जहां ईडी ने छापेमारी की थी। छापेमारी में ईडी को गोपनीय दस्तावेज मिलने की खबर है। तेजस्वी यादव के जिस बंगले को कागज पर सिर्फ 4 लाख रुपए में खरीदा बताया गया, वह तेजस्वी यादव और उनके परिवार की कंपनी मैसर्स एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर रजिस्टर्ड है। इतना ही नहीं, इस बंगले के पते पर लालू परिवार की कंपनी मैसर्स एके इन्फोसिस्टम्स रजिस्टर्ड है। इस कंपनी में राबड़ी देवी के अलावा उनकी 2 बेटियां रागिनी यादव और चंदा यादव डायरेक्टर थीं। ईडी का मानना है कि एके इन्फोसिस्टम्स को रेलवे में नौकरी के इच्छुक एक व्यक्ति से जमीन मिली थी। ईडी का कहना है कि भले ही ये संपत्ति मैसर्स एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स एके इन्फोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय के रूप में दिखाई गई है, लेकिन इसका इस्तेमाल तेजस्वी यादव अपने आवासीय परिसर के रूप में करते हैं। ईडी ने कहा कि छापे में लगभग 600 करोड़ रुपए से अधिक की आय वाली संपत्ति का पता चला है। इसमें 350 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति और 250 करोड़ रुपए के लेन देन के रूप में है। एजेंसी का कहना है कि इस पैसे का कुछ हिस्सा न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का बंगला खरीदने में गया, जो मुंबई के कुछ आभूषण कारोबारी संस्थाओं के माध्यम से रूट किया गया। ईडी का यह भी कहना है कि लालू यादव के परिवार ने रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी के गरीब आवेदकों से सिर्फ 7.5 लाख रुपए में 4 पार्सल जमीन खरीद ली थी। इसे राबड़ी देवी द्वारा 3 करोड़ 50 लाख रुपए की भारी लाभ के साथ आरजेडी की पूर्व विधायक सैयद अबू दुजाना को बेचा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। शिक्षा के नाम पर भगवंत मान ही दिल्ली वाली कहानी दोहरा रहे हैं। शिक्षकों को विदेश भेजने से लेकर वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम की पुड़िया जमकर बांट रहे हैं।
ओपीएस लागू करने से किनारा कर महिलाओं को 1000 रुपया हर महीने देने का वादा तोड़ भगवंत मान ने पंजाब के बजट में शिक्षा को लेकर बड़ी बड़ी बातें की और ये भी कह डाला कि हमने 1 साल में करीब 26,000 लोगों को नौकरियां दी हैं। लेकिन वक्त ज्यादा नहीं लगा, पंजाब के शिक्षकों ने भगवंत मान की पोल खोलकर रख दी। असल में मामला शिक्षकों की नियुक्ति का है। भगवंत मान ने 4146 शिक्षकों को जनवरी महीने में ही नियुक्ति पत्र थमा दिए, लेकिन पढ़ाने के लिए इन शिक्षकों को स्टेशन अलॉट नहीं किए गए। अब नियुक्ति पत्र हाथ में लिए घर बैठे शिक्षकों के सब्र का पैमाना छलका तो सीधा भगवंत मान के घर पहुंचकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन के दौरान मास्टर कार्ड यूनियन के कार्यकर्ताओं की पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस ने धारा 144 लागू होने का दावा करते हुए शांत प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। सीएम भगवंत मान के आवास के बाहर हुए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में शिक्षक जमा हुए थे। एसपी पलविंदर चीमा ने बताया कि प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई है। सैकड़ों प्रदर्शनकारी लड़के लड़कियां मौजूद थे और पुलिस ने भी भारी बैरिकेडिंग की हुई थी। बिना कुछ बोले प्रदर्शनकारी आए और फोर्स से भिड़ गए। फिलहाल हालात काबू में हैं। मास्टर कैडर के 4146 शिक्षकों के बैनर तले ये शिक्षक स्टेशन आवंटन की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। यूनियन नेता संदीप सिंह गिल ने कहा कि राज्य सरकार ने उन्हें बस इस साल में ज्वाइनिंग लेटर तो दिया, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक उन्हें पोस्टिंग ऑर्डर्स नहीं मिले हैं। वे कहते हैं कि हम अभी तक सेवा में शामिल नहीं हुए। अगर सरकार आने वाले दिनों में स्टेशन का आवंटन करने में विफल रहती है तो हम अपने संघर्ष को और तेज करेंगे। शिक्षक इससे पहले भी मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर चुके हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा था कि उन्हें ज्वाइनिंग लेटर्स देने के बाद भी हमें स्कूल्स नहीं दी गए, जिसके चलते वे मानसिक तौर पर भी परेशान हो रहे हैं। उनकी पहली वाली नौकरी भी चली गई है और नए स्कूल्स में ज्वाइनिंग भी नहीं हो रही। वे इसी मांग को लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे हैं कि नए स्कूल्स दिए जाएं। द रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। मंच विदेशी हो तो राहुल गांधी ही नहीं, कांग्रेस के कई नेता अपनी सीमा लांघ जाते हैं। लंदन में बैठकर राहुल गांधी जो ज्ञान बांट रहे हैं वो तो हर कोई जानता है। वैसा ही कुछ काम अमेरिकन बार एसोसिएशन यानी ABA के मंच पर अभिषेक मनु सिंघवी ने किया तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से उनकी ठन गई। बात इतनी बढ़ गई कि अभिषेक मनु सिंघवी को सफाई पेश करनी पड़ी। हाल ही में अमेरिकन बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन में सिंघवी ने कुछ ऐसी बातें कह दी जिससे CBI की भवें तन गईं। अभिषेक मनु सिंघवी ने देश में कानूनी शिक्षा की निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय मूल्यांकन निकाय की मांग की थी जो PCI से स्वतंत्र हो। इसके अलावा एक अन्य सुझाव के तौर पर उन्होंने एक अलग बोर्ड बेस्ड ग्रुप की भी बात कही थी जिसमें शिक्षाविद शामिल हों। PCI एक स्वायत्त निकाय है। ये भारत में कानूनी पेशे और शिक्षा के रेगुलेशन का काम करती है। PCI की मंजूरी के बिना कोई कानूनी संस्था स्थापित नहीं की जा सकती। एडवोकेट्स एक्ट के तहत PCI अपीलीय निकाय है जो वकीलों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई में राज्य बार काउंसिल द्वारा लिए गए फैसलों के खिलाफ अपील सुनता है। सिंघवी ने कानून सुधार वकीलों को अनुशासित करने, कानूनी शिक्षा और चुनावी राजनीति के उतार चढ़ाव सहित PCI की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों की ओर इशारा किया था। सिंघवी के बयान पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। साथ ही उनके किसी भी सुझाव को स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया था। PCI अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने अपने हस्ताक्षरीय एक बयान में सिंघवी के बयान को छिपे हुए एजेंडे और छिपे हुए मकसद के साथ निराधार और दुर्भावनापूर्ण बताया। PCI ने यह भी कहा था कि वरिष्ठ वकील का ये विचार कानूनी पेशे को कुछ शिक्षाविदों द्वारा रेगुलेट किया जाना चाहिए दुर्भाग्यपूर्ण है। बयान में आगे कहा गया कि सिंघवी ने कुछ तथाकथित प्रबंधकों के हाथों भारतीय कानून शिक्षा को बेचने के लिए ये सुझाव दिया था। PCI की नाराजगी के बाद सिंघवी ये कह रहे हैं कि उनके बयान को मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। सिंघवी का कहना है कि उन्होंने अपने भाषण के दौरान देश में कानूनी शिक्षा और समग्र पेशे को रेगुलेट करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया की वैधानिक शक्तियों पर सवाल नहीं उठाया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मेरे भाषण को पूरी तरह से संदर्भ से अलग पेश किया गया और मीडिया में गलत तरीके से दिखाया गया। उसी आधार पर PCI ने कुछ टिप्पणियां की। काश इन अनुचित टिप्पणियों को करने से पहले किसी ने मेरा भाषण विधिवत सुन लिया होता। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि उनका 20 मिनट का संबोधन देश में कानूनी शिक्षा की व्यापक चुनौतियों पर केंद्रित था। द रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।